अगर घर में कभी खाना बच जाए तो हम अक्सर उसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव अवन का प्रयोग करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये काम कैसे करता है? कैसे यह बिना आग के खाने को गर्म कर देता है? तो होता ये है कि माइक्रोवेव अवन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और किसी भी प्रकार के भोजन में नमी होती है, यानी जल के अणु होते हैं, और ये जल के अणु विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर इससे खाना कैसे गर्म हो जाता है? तो उसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे और अंत में देखेंगे कि माइक्रोवेव में खाना आखिर कैसे गर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो दो विपरीत चिन्हों किंतु समान परिमाण वाले आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और यह P क्या है? तो डायपोल स्वयं भी एक सुंदर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं और सभी स्थानों पर इसकी तीव्रता या स्ट्रेंथ आवेशों के उत्पाद तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। और इस उत्पाद को हम द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मूवमेंट कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव की स्ट्रेंथ का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर क्यों है? ये एक सदिश है और इसकी दिशा ऐसी क्यों है? क्योंकि यह इसके द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र की दिशा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि निर्मित विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से दूर जा रहा है जबकि ऋणात्मक आवेश की ओर आ रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक तरह से यही प्रदर्शित करता है। लेकिन इस वीडियो में हम द्विध्रुव के द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र के बारे में और अधिक बात नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब हम इस डायपोल को इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो डायपोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन बलों के बारे में सोचिए जो इस डायपोल पर कार्य करेंगे और सोचिए कि उन बलों की वजह से क्या इस डायपोल में किसी प्रकार की गति हो सकती है? तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और सोचिए कि क्या होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा, तो इस पर इस ओर एक धक्का लगेगा, और जो ऋणात्मक आवेश है उस पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा, तो यह इस पर इस दिशा में एक धक्का लगाएगा। अब चूंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है और वह समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, इसलिए यह दोनों बल समान तथा विपरीत दिशा में होंगे। इसलिए इस डायपोल पर कार्य करने वाला कुल बल F टोटल 0 होगा। तो इसका क्या अर्थ है? हमारे डायपोल का क्या होगा? इसमें कोई त्वरण नहीं होगा। अगर यह विराम की अवस्था में था तो विराम की अवस्था में ही रहेगा, यानी इसी स्थान पर रहेगा। लेकिन यह दोनों बल अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं और हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह डायपोल पक्का घूम जाएगा। सोचिए कि यह दो तार हैं जो इन बिंदुओं को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो क्या होगा? यह डायपोल इस दिशा में घूम जाएगा, है ना? और इस बल की वजह से यह जो घूमने का प्रभाव उत्पन्न होता है इसे कहते हैं बल आघूर्ण या टॉर्क। तो यद्यपि यहाँ कुल बल 0 है, लेकिन यहाँ एक कुल बल आघूर्ण इस डायपोल पर कार्य करेगा। आने वाले वीडियोस में हम इस बल आघूर्ण के लिए एक व्यंजक प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि यह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन अभी हम सिर्फ इस बल आघूर्ण के प्रभाव को समझेंगे। तो यह बल आघूर्ण यानी यह दो बल इस डायपोल को घुमाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह डायपोल हमेशा घूमता रहेगा? तो एक बार ये सोच के देखिए कि जब यह डायपोल घूम जाता है तो इस बल आघूर्ण का क्या होता है? क्या ये बराबर रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्या इसकी दिशा बदल जाएगी? और यह सब किस बात पर निर्भर करेगा? तो यह जानने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो एक तो यह बल की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर बल बड़ा होगा तो बल आघूर्ण अधिक होगा, लेकिन साथ ही बल आघूर्ण इन दो बलों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर यह दूरी अधिक है तो बल आघूर्ण अधिक होगा।
यही कारण है कि एक साइकिल के हैंडल दूर दूर होते हैं। जब आप उसे घुमाने के लिए अपने हाथों से बल लगाते हैं तो इन बलों के बीच की दूरी अधिक है, जिससे बल आघूर्ण अधिक होता है और हैंडल को घुमाना आसान होता है। लेकिन मान लीजिए कि ये हैंडल यहाँ है ही नहीं और अगर आपको साइकिल को घुमाने के लिए बल को सीधे इस रॉड पर लगाना पड़ता तो इन बलों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती, जिसकी वजह से बल आघूर्ण भी बहुत ही कम होता और आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इसे घुमाना कितना मुश्किल होता। तो बल आघूर्ण दो बलों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो अब आप इस बात पर विचार करिए कि जब यह डाइपोल घूमता है तो इस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। तो जैसे ही हमारा डाइपोल घूमता है ये बल पास आ जाते हैं। इसका मतलब है कि यह बल आघूर्ण कम हो जाता है। जैसे जैसे ये डाइपोल घूमता है ये दूरी और कम होती जाती है। तो ये बल समान रहते हैं किंतु यह बल आघूर्ण कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि यह डाइपोल इस क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। बल भी क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं और इस स्थिति में बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो अब बल सिर्फ इस डाइपोल को विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं। उनकी वजह से ये डाइपोल अब घूम नहीं रहा। अब हमारा आघूर्ण शून्य हो चुका है तो इसे हटा देते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ। शुरू में जब हमारा डाइपोल इस क्षेत्र के लंबवत था तो इस पर एक बल आघूर्ण ने कार्य करना शुरू किया और यह बल आघूर्ण तब तक कार्य करता है जब तक यह द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर नहीं हो जाता। वास्तविकता में हालांकि अंत में बल आघूर्ण शून्य हो जाता है, लेकिन घूमने की वजह से इस डाइपोल में एक संवेग आ जाता है, इसका कुछ वेग होता है। तो संभव है कि जड़त्व यानी इनर्शिया की वजह से यह यहाँ रुकने की बजाय थोड़ा आगे चला जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस पर फिर से एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि इस बार बल आघूर्ण विपरीत दिशा में होगा। तो हमारा डाइपोल एक बार फिर से विद्युत क्षेत्र के समानांतर होने का प्रयास कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने सीखा कि डाइपोल या द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसे विद्युत क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयास करता है। आइए एक उदाहरण से हमने जो सीखा हम उसका परीक्षण कर लेते हैं। तो यदि हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर है और डाइपोल इस प्रकार रखा है तो बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज या वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तो चूंकि पीई के अनुदिश होने का प्रयास करता है इसलिए बल आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज होगा और जैसे ही यह समानांतर हो जाएगा, ई के अनुदिश हो जाएगा, बल आघूर्ण गायब हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ क्या होगा, एक बार फिर से पीई के अनुदिश होने का प्रयास करेगा, इसलिए इस बार बल आघूर्ण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगा और जैसे ही यह इसके अनुदिश हो जाएगा बल आघूर्ण गायब हो जाएगा। चलिए बस एक और, यहाँ बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, इस बार बल आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज होगा और जैसे ही यह अनुदिश हुआ बल आघूर्ण गायब हो जाएगा। चलिए अब असली मज़ेदार और रोचक हिस्से को देखते हैं। तो हम एक विद्युत क्षेत्र में डाइपोल को रखते हैं तो इस पर तब तक बल आघूर्ण लगता है जब तक यह विद्युत क्षेत्र के समानांतर और उसके अनुदिश नहीं हो जाता। ये थोड़ा आगे भी जाता है लेकिन इस पर वापस बल आघूर्ण लगने से ये वापस इससे पहले वाली स्थिति में आ जाता है। लेकिन क्या हो यदि हम आगे जाने के पश्चात इस डाइपोल के वापस आने से पहले ही इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को पलट दें? अब क्या होगा? अब ये होगा कि यह घूमना जारी रखेगा और एक बार फिर से इससे पहले कि यह वापस आ पाए हम अगर इस क्षेत्र की दिशा फिर से बदल दें तब क्या होगा? होगा ये कि यदि हम अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा को सही समय पर उलटते रहें तो यह द्विध्रुव घूमता रहेगा और इसी सिद्धांत पर काम करते हैं हमारे माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें क्या होता है, ये माइक्रोवेव उत्पन्न करते हैं। लेकिन माइक्रोवेव है क्या? वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि इन माइक्रोवेव्स में उलटते रहने वाले विद्युत क्षेत्र होते हैं और ये एक सेकंड में अरबों बार उलट रहे हैं। और जब हम इस माइक्रोवेव में कोई भोजन रखते हैं जिसमें नमी होती है यानी जल के अणु होते हैं,
जो असल में इतने बड़े नहीं होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, तो यह जल के अणु डाइपोल्स की तरह कार्य करते हैं। इसके बारे में आप रसायन विज्ञान में विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं और यह साझा किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनों का युग्म हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की ओर अधिक खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन थोड़ा ऋणात्मक हो जाता है और हाइड्रोजन थोड़ा धनात्मक हो जाता है और बन जाता है एक डाइपोल। अब यह द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें उससे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। जब यह सूक्ष्म डाइपोल इस उलटते रहने वाले विद्युत क्षेत्र में आते हैं तो वह घूमते रहते हैं, और जब वह घूमते हैं तो वह अपने आसपास के अणुओं से टकराते हैं, जिसकी वजह से वह अणु कंपन करने लगते हैं और बहुत जल्दी ही सारे अणु कंपन करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी आपका भोजन गर्म हो जाता है। तो ऐसे कार्य करते हैं माइक्रोवेव अवन। है ना अद्भुत और मज़ेदार कि हमने इस डाइपोल के विद्युत क्षेत्र में घूमने के आइडिया का उपयोग खाना गर्म करने के लिए कर लिया। तो एक बार संक्षेप में हमने जो सीखा उसका पुनः अवलोकन कर लेते हैं। तो यदि आप एक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आप पाएंगे कि इस पर कार्य करने वाला कुल बल 0 होता है। इसलिए डाइपोल में त्वरण नहीं होता है, लेकिन इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो हमेशा इस द्विध्रुव आघूर्ण या P सदिश को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयास करता है।